हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपेडिया। हम लोग रिवीजन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं और उसमें यूपीपीएससी की प्रीलिम्स की जो पूछे हुए क्वेश्चन है उसकी एनालिसिस कर रहे हैं। आज हम लोग 2021 का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 हम लोगों ने पहले ही कर ली है, 1 से 50 तक क्वेश्चन। आज हम लोग 51 टू 100 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल PYQ_pedia पे मिल जाएगी और पीडीएफ आपको मिल जाएगी एंड इसके बाद हम लोग पार्ट 3 करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला क्वेश्चन है कि राजा रंजीत सिंह जो हैं उन्होंने अदालत आला कहाँ पे स्थापित किया था, किस स्थान पे अदालत आला स्थापित किया था। अब राजा रंजीत सिंह जो हैं जिनको शेरे पंजाब भी बोलते थे, लैंड ऑफ पंजाब, और तो एक चीज़ तो ये याद रखनी है। दूसरी बात, ये फर्स्ट महाराजा ऑफ सिख एम्पायर है ना, तो एक चीज़ ये भी याद आप रखेंगे। दूसरा, इनकी यहाँ जो जस्टिस होती थी वो तो पहले जो विलेज लेवल पे क्या होती थी, विलेज लेवल पे जस्टिस सिस्टम अगर की बात करें तो विलेज लेवल पे पंच लोग करते थे, है ना, पंच लोग करते थे। देन फिर टाउन में जो जस्टिस करते थे वो उनका नाम था करदार्स, करदार्स। ठीक है, टाउन में। और प्रोविंस में अगर बात करें, प्रोविंस में तो कोर्ट्स जो नाजिम का कोर्ट होता था, नाजिम का कोर्ट, तो वो करते थे। एंड इसके बाद लाहौर में इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट बनाई थी, उसका नाम था अदालत आला। तो अदालत आला जो है सो लाहौर में एक सुप्रीम कोर्ट, और जो फाइनल डिसीजन होती थी, जो फाइनल जो अपील होती थी वो महाराजा का ही पास होता था। तो ये जस्टिस सिस्टम पूरी आपको सिख एम्पायर में थी राजा रंजीत सिंह के समय में, कि विलेज में क्या था, टाउन में क्या था, प्रोविंस में, और ये सुप्रीम कोर्ट था लाहौर में। और फिर फाइनल डिसीजन जो होती, फाइनल अपील ऑफ द कोर्ट जो होती थी वो महाराजा ही होते थे। सो द आंसर इज लाहौर। ओके। और एक चीज़ और है इसमें, जो रिवेन्यू कहाँ से आता था ये आप थोड़ा सा जान जाइए, कि रिवेन्यू जो होती थी वो 1/3 टू 1/2 ऑफ द प्रोड्यूस, है ना, वो होती थी। और इसको कलेक्ट कौन करते थे, दैट्स अ करदार्स। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे, काफ़ी है, ये एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स पिछले साल भी पूछा था, मतलब 2020 में पूछा था, 21 में पूछा है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो 2020-21 में है, तो पहले कौन निकालता है, तो नीति आयोग निकालता है। इसमें से टॉप 5 स्टेट में कौन नहीं है, ये पूछ रहा है। तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो है वो ये देखता है कि कौन सा स्टेट 2030 तक में, जो हम लोगों ने बात की थी कि एसडीजी गोल 2030 तक पूरे करेंगे, है ना, तो उसमें इंडिया के स्टेट और यूनियन टेरिटरी की क्या प्रोग्रेस है, मतलब वो कितना तक अचीव कर रहा है और कितना अचीव हो सकता है, तो वो देखने के लिए नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स निकालती है। अब इसमें 4 कैटेगरी है, 4 कैटेगरी है। सो इसमें वन इज़ द, एक होता है एस्पेरेंट जिनकी स्कोर जो है सो 0 to 49 आता है। फिर एक होता है परफॉर्मर, है ना, तो परफॉर्मर जो होता है 50 to 64 वाले को परफॉर्मर बोलते हैं। देन फ्रंट रनर, है ना, फ्रंट रनर, तो 65 to 99। और जो अचीवर है, जो पूरा 100% अचीव कर लिया है टारगेट, है ना, तो उसको अचीवर बोलते हैं। तो इंडिया में अचीवर में तो कोई नहीं है, तो जो भी है फ्रंट रनर में है, जो टॉप हैं। तो जैसे केरला का स्कोर जो है सो केरला टॉप पे है। सो केरला अगर टॉप पे है तो उसकी स्कोर जो है सो 75 है। ठीक है, तो फ्रंट रनर में आता है। सो केरला है, केरला के बाद आपको हिमाचल प्रदेश है, देन तमिलनाडु है, देन आंध्र प्रदेश है, देन गोवा है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, गोवा है, तो इट्स अ गुजरात, जो कि टॉप 5 में नहीं आता है नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पिछले बार पूछा था, तो उत्तर प्रदेश का स्कोर 60 है। नाउ सी कि 60 किस में आ जाएगा, इट्स अ परफॉर्मर में आ जाएगा। ठीक है, 50 to 64 के बीच में, ये एक्सप्लानेशन है। अगला क्वेश्चन है कि ये आपसे पूछ रहा है कि सोकोत्रा आइलैंड जो है, सोकोत्रा आइलैंड, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, उसमें से कौन सा सही है। तो सोकोत्रा आइलैंड जो है सो मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ कि पहले तो ये ओमान में नहीं है। ठीक है, तो ये तो पहले गलत हो गया कि ओमान में है नहीं, ये यमन में है ना, यमन में है। ठीक है, तो ये तो हो गया, अरेबियन सी में है और यमन में है। क्लियर, तो ये तो आपका गलत हो गया, आइलैंड ऑफ यमन होगा, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, इट वाज डेजिग्नेटेड एज ए वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन 2008, बिल्कुल सही है, तो दूसरा आंसर होगा। इसके बारे में कुछ चीज़ें और जान जाए तो इनको आपको मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व 2003 में यूनेस्को ने घोषित किया था। इनको रामसर साइट यहाँ पे 2007 में किया था। और नेचुरल
वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है सो 2008 में घोषित किया था। तो ये आपका ये सही है। मैं इसमें तीनों चीज़ इनको मिला इस जो सोकोट्रा आइलैंड है उसको मिला हुआ है, बिकॉज सोकोट्रा आइलैंड में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वहाँ पे एंडेमिक्स हैं, एंड दैट्स हाईली वल्नरेबल आइलैंड इकोसिस्टम है। तो इसलिए इसको ये सारी चीज़ें यूनेस्को ने दी है। ये आपको यमन है, ये ओमान है, तो ये जो है आपका यमन का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर फिलिंग रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021। अब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये योजना लॉन्च किया था, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। और इसमें क्या था कि यूथ को जो है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कुछ पैसे देने थे, मतलब अप टू यूथ को अपनी सेल्फ जो है सो जॉब के लिए, सेल्फ टू क्रिएट द जॉब अपॉर्चुनिटी, टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। तो सेल्फ रिलायंट के लिए, है ना, ये स्कीम निकाली गई थी। इसमें क्या था कि आपको 25 लाख रुपए तक की जॉब थी, 25 लाख तक की लोन आपको थी, जिसमें कि इंटरेस्ट 6% है, बाज़ार से बहुत कम था, 6% इंटरेस्ट था। बट इसके लिए क्या था कि आपको इसकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या थी कि इसमें 18 से 40 वर्ष तक के होने चाहिए, और हाई स्कूल कम से कम आप पास होने चाहिए। तो बिल्कुल सही है। और शुड नॉट रजिस्टर्ड इन एनी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट स्वरोजगार, कोई और स्वरोजगार योजना में रजिस्टर्ड नहीं हो, और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का उत्तर प्रदेश की परमानेंट रेजिडेंट हो। तो ये आपको गलत पूछ रहा है, तो सिटीजन फ्रॉम एनी स्टेट नहीं है, इट्स ओनली फॉर द उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये है। और इसमें है कि आपको 2 लाख तक के इनकम वाले को मिलेगा, जनरल और ओबीसी के, और 2.5 लाख इनकम तक होगा तो भी SC ST को मिल जाएगा ये लोन। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स कैन नॉट बी फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा, कौन सा पहले राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है। तो ऑर्डिनरी बिल किसी में भी, लोकसभा राज्यसभा कहीं भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहीं भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन बिल कहीं भी हो सकता है, बट मनी बिल जो है वो आपको नहीं इंट्रोड्यूस हो सकती, ओनली लोकसभा में होगी, है ना। सो मनी बिल किस में आता है, इट्स आर्टिकल 110। ठीक है, तो ये है। और इसमें आर्टिकल 1110 में मनी बिल के बारे में है ना, जो कि आर्टिकल 1110 में जितनी भी चीज़ें हैं डिफाइन की गई हुई है, वही बिल को मनी बिल बोलेंगे। और स्पीकर का डिसीजन फाइनल होती है कि कौन सा बिल मनी बिल है ना। तो पूरी पावर जो मनी बिल का है वो आपको लोकसभा के पास में है, तो इसमें ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकती है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है आपको। अगला क्वेश्चन है जीरो आवर क्या है। तो जीरो आवर के बारे में कुछ चीज़ें बता दूं मैं आपको कि जीरो आवर जो होती है वो 12 से 1 बजे के बीच में होती है। तो पार्लियामेंट जब स्टार्ट होती है, सेशन में होती है, तो 11 बजे से 12 बजे तक क्वेश्चन आवर होती है। ठीक है, और क्वेश्चन आवर के बाद 12 से 1 जो है सो आपको जीरो आवर होती है ना। जीरो आवर स्टार्ट किया था 1962 में, 1960 में पार्लियामेंट में स्टार्ट किया गया था। उसमें जो MPs होते हैं वो कोई भी जो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के क्वेश्चंस होते हैं, जो बातें होती है, वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो द फर्स्ट आवर ऑफ द सेशन, नहीं, फर्स्ट आवर कौन सा होता है, क्वेश्चन आवर। व्हेन प्रिविलेज मोशन आर एक्सेप्टेड, ऐसा कुछ नहीं है, डेली होता है। आवर बिफोर क्वेश्चन आवर से पहले होता है, नहीं। द टाइम इमीडिएटली फॉलोइंग द क्वेश्चन आवर, ठीक क्वेश्चन आवर के बाद होता है। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, कुछ तीर्थांकर दिए हुए हैं और उसके निर्वाण प्लेस के बारे में दिए हुए हैं। तो जितने भी तीर्थांकर हैं, जो जैसे आप अगर बात करें टोटल 24 हैं, 24 में 24 तीर्थांकर हैं। उसमें पहला याद रखिए ऋषभ है, ऋषभ देव हैं, तो पहला ऋषभ देव याद रखें। 23वां याद रखिए पार्श्वनाथ हैं, पार्श्वनाथ हैं। ठीक है, और 24वां में जो है सो महावीर हैं। तो ये याद रखिए, इनका आप सिंबल याद रख सकते हैं, बुल है, और पार्श्व का स्नेक है, पार्श्वनाथ का, ये कभी कभी पूछता है, और महावीर का जो है लायन है। अब जो है सो ऋषभ देव का जो है वो है अष्टपद, है ना। ऋषभ नाथ जो है उनको अष्टपद, है ना, अष्टपद, अष्टापद जो भी, ठीक है। तो अष्टपद में इनका जो है निर्माण हुआ था। इसके बाद आपको इसका जो पार्श्वनाथ है उसका है, आपको पार्श्वनाथ का ये सम्मेद शिखर है ना, सम्मेद शिखर। ठीक है, तो ये सही है, सम्मेद शिखर होगा। और इसकी अगर बात करें तो पावापुरी। ठीक है, तो इतना तो आपको याद रखना है। तो ऋषभनाथ का तो अष्टपेद आपको पता होना चाहिए था, महावीर का ये पता होना चाहिए। तो 2 चीज़ें हैं इसमें, एक वाशु पूज्य है और नेमिनाथ है। तो इसमें जो आपकी
जो निर्वाण प्लेस है, जैसे अष्टापद है और समेत शिखर है और पावापुरी है, तो उसी तरह डिफरेंट जो है, एक आप इसका याद रखिए, विमलनाथ का, जो विमलनाथ है, विमलनाथ, ये 13वें हैं, इनका निर्वाण प्लेस जो है विमलनाथ का, विमलनाथ का तो है नहीं नहीं, वाशुपूज्य का। इसमें प्रॉब्लम ये है कि वाशुपूज्य जो थे, वाशुपूज्य, उनका जो आपको निर्माण प्लेस था वो है चंपापुरी, चंपापुरी, ठीक है। तो वाशुपूज्य का जो निर्वाण प्लेस था वो चंपापुरी है, तो वाशुपूज्य का समेत शिखर नहीं होगा, ठीक है। तो वाशुपूज्य का चंपापुरी, तो ये आपका सही हो जाएगा, बिकॉज नॉट पूछ रहा है आपसे। नेमिनाथ का उज्जयंत पर्वत है, उज्जयंत पर्वत आप याद रख सकते हैं इसमें, कि जो नेमिनाथ है उनका उज्जयंत पर्वत, ये माउंट गिरनार, माउंट गिरनार। तो आप एक चीज याद रखिए, ऋषभनाथ, ऋषभदेव जो थे उनका अष्टापद है, महावीर जी का पावापुरी है, वाशुपु जी का चंपापुरी है, और नेमिनाथ का माउंट गिरनार जो कि उर्जयंत है, उर्जयंत पर्वत है। बाकी जितने भी हैं इसमें उसका सबका समेत शिखर है, मतलब 4 बस आपको याद रखनी है, नेमिनाथ का माउंट गिरनार, ठीक है, वाशुपु जी का चंपापुरी, ऋषभनाथ का अष्टापद, और ये यहाँ पे आप बस ये चारों याद रखें आप, ये चारों, है ना, ऋषभनाथ, वाशुपूज्य, नेमिनाथ और महावीर, इतना आपको याद रखना है, बिकॉज बाकी जितनी भी हैं, जितने भी हैं जैन तीर्थंकर, सबकी निर्वाण प्लेस जो है वो समेत शिखर है, ठीक है। तो इससे आपको याद रहेगा, यही कभी पूछेगा तो बाकी सबकी समेत शिखर है, ये 1 2 3 और 3 और ये 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट विमेन ट्रेजरी सेक्रेटरी इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए में पहले विमेन ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया था, वो थी जैनेट येलेन, ठीक है। तो जैनेट येलेन जो है सो फर्स्ट विमेन टू बी द यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी एंड फेडरल रिजर्व बोर्ड को हेड करने वाली पहली महिला थी। तो जैनेट येलेन आप याद रखिए, जो करंट अफेयर क्वेश्चन था इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, इसको सजाना है। तो मैंने पिछली क्लास में ये बात की थी कि पिछली जो 2020 की जो थी उसमें इसके बारे में है। तो ये पता नहीं किसने किया है, क्वेश्चंस बनाए हैं 1960, है ना। अब इसमें क्या होती है कि सबसे पहले अगर मैं थोड़ी सी क्रोनोलॉजी आपको समझा दूं, तो होती है शंकरी प्रसाद केस होती है, शंकरी प्रसाद केस जो होती है, शंकरी प्रसाद केस जो होती है 1951 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यस पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट ऑल्सो, ठीक है, डिटेल में नहीं जाते हैं हम लोग इसमें। देन फिर होती है सज्जन सिंह केस होती है, सज्जन सिंह केस में, ये 1965 में आती है, इसमें भी पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हाँ भाई पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट। बट गोलकनाथ केस में क्या होता है कि गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट जो है सो अपनी बात को पलट देता है कि भाई ठीक है, पावर जो है सो पार्लियामेंट का अमेंड कर सकता है बट फंडामेंटल राइट को नहीं कर सकता है, तो वो थोड़ा रेस्ट्रिक्शन लगाती है गोलकनाथ केस में। तो गोलकनाथ केस होती है 1967 में होती है, ठीक है। तो 1967 में गोलकनाथ केस होती है, एंड आफ्टर द गोलकनाथ केस इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट होती है, तो 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाती है इसको पलटने के लिए। तो गोलकनाथ जजमेंट को पलटने के लिए आती है 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में, ठीक है। तो 1971 में ये आती है और ये कर देती है कि पार्लियामेंट के पास में अथॉरिटी है कि वो अमेंड कर सकती है। तो ये 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती है। ये सारी खेल चलती रहती है। फिर लास्ट में जो केशवानंद भारती केस होती है, केशवानंद भारती केस होती है, वो आपको 1973 में, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई ठीक है, पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट, बट उसको ध्यान रखना है कि बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेट ना हो, मतलब कि वो अमेंड कर सकता है बट उसको पूरा संविधान को बदल नहीं सकता पूरी तरह से। तो केशवानंद भारती 1973 में। फिर 42वां कॉन्स्टिट्यूशन को जो अमेंडमेंट एक्ट है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई थी, जैसे कि पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट को ट्राई किया गया था कि रिड्यूस कर दे, ठीक है। देन फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट आया था, फिर सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी जो है प्रियम्बल में ऐड किया गया था। तो ये सारी है। तो आप इसवी अगर आप इसमें 1976 है, 24वां जो है सो आपको 1971 है, ठीक है, 1971। देन फिर केशवानंद भारती केस 1970, तो 1967। तो द आंसर इज दिस, ओके। ये एक्सप्लेनेशन है। क्या है क्वेश्चन अपना कि जो पुलिट्जर प्राइज है 2021 में, जो पब्लिक सर्विस कैटेगरी है, इसमें 20-22 कैटेगरी में मिलती है ये, तो ये पब्लिक सर्विस कैटेगरी में किसको मिला है? तो दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि उस समय न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला था,
अभी 2023 में किसको मिला है? ये है एसोसिएटेड प्रेस। एसोसिएटेड प्रेस, ये जो पुलिट्जर अवार्ड है, ये जोसेफ पुलिट्जर एक थे, है ना, न्यूज़पेपर पब्लिशर थे, उनके नाम पे ये स्टार्ट हुआ था। और यूएस जर्नलिज्म में ये एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो 1917 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 2023 में किसको मिला है? एसोसिएटेड प्रेस को। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लगून लेक सिचुएटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट द ईस्ट कोस्ट पे, है ना, ईस्ट कोस्ट पे लार्जेस्ट लगून कौन है? तो इसमें अगर बात करें तो पहले ये बताइए पुलिकत लेक कहाँ पे है? तो पुलिकत जो है आंध्रा में है, ठीक है। और चिल्का जो है उड़ीसा में है। ये आपको सबसे बड़ा लेक है ना, सबसे बड़ा जो है सो लगून लेक है चिल्का। और सेकेंड लार्जेस्ट अगर बात करेंगे तो ये पुलिकट है। देन कोलेरू, जो कोलेरू लेक है, ये भी आपका आंध्रा में है। और किलीवाली जो है वो आपको तमिलनाडु में है। तो ये आप याद रख सकते हैं सारे। और सबसे बड़ा जो है चिल्का और सेकंड में आता है पुलिकत। ये बाकी मैंने सारी आपको ये दे दिया है। दिस वन इज द पुलिकत लेक, कोलेरू लेक, है ना। देन फिर आपको इसमें और कौन कौन सा लेक था? चिल्का, ठीक है, चिल्का लेक। तो चिल्का लेक सबसे बड़ा, ये ईस्ट कोस्ट का पूछ रहा है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज। क्या है एक्सरसाइज? कटलास एक्सप्रेस। तो एक्सरसाइज कटलास एक्सप्रेस पहले बात करते हैं। 2021 का पूछा था, उस समय आईएनएस तलवार ये किया था, है ना, पार्टिसिपेट किया था। बट 2023 में ये जो आपको कटलास एक्सप्रेस हुआ है उसमें कौन हुआ है? दैट्स आईएनएस त्रिकांड। सो आईएनएस त्रिकांड जो है 2023 में ये हुआ है। इसको इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज भी बोलते हैं, है ना। 5 से 9 मार्च 2023 को हुआ था। और उसमें बहुत सारी कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया था, जो बहरीन, जापान, ओमान, सऊदी अरबिया, यूएई, यूके, यूएसए। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन इज नॉट एन इसेंशियल। किसमें नाइट्रोजन नहीं है? तो अगर सबका आपको, जैसे क्लोरोफिल में आपको पता है मैग्नीशियम्स होती है, नाइट्रोजन्स भी होती है। सो क्लोरोफिल में तो नाइट्रोजन है। आरएनए है, तो इसमें भी आरएनए और डीएनए में भी ये है, नाइट्रोज है। बट सिंपल सा क्वेश्चन है कि सिंपल सी थिंग है कि कार्बोहाइड्रेट जो अपना होता है उसमें कार्बन ऑक्सीजन जो ये मिली होती हैं, हाइड्रोजन्स हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में आपको नाइट्रोजन नहीं होता है। तो किसमें नाइट्रोजन नहीं होता है? कार्बोहाइड्रेट कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना होता है, ये होगा। तो क्लोरोफिल की अगर बात करें, मैग्नीशियम भी है, नाइट्रोजन एंड कार्बन एंड हाइड्रोजन तो है ही, ऑक्सीजन भी है। देन फिर अगर आप बात करें कि ये कार्बोहाइड्रेट हो गया और ये आपको डीएनए हो गया एंड दिस वन इज द आरएनए। तो नाइट्रोजन यहाँ भी है, नाइट्रोजन बेस, और यहाँ भी नाइट्रोजन है, ठीक है। तो कहाँ पे नाइट्रोजन नहीं है? तो कार्बोहाइड्रेट हो गया। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट मेंशन इन द प्रियम्बल। में कौन सी वर्ड मेंशन नहीं है? सो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरिन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, है ना, और सेक्युलर भी है, बट फेडरल वर्ड मेंशन नहीं है। ये आपने पढ़ा होगा कि सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, तो ये है, इसमें फेडरल वर्ड इसमें नहीं है। अगला है, एक क्वेश्चन है फवायदुल फवाद। ये बुक जो है सो इसमें जो शेख निजामुद्दीन औलिया थे, जिनकी दरगाह आपको दिल्ली में है, तो शेख निजामुद्दीन औलिया के जो बातचीत किया था उसके बारे में लिखा हुआ है इस बुक में, फवायदुल फवाद। तो ये किसने लिखा था? तो ये जो आपको बुक लिखा था, ये लिखा था अमीर हसन सिज्जी ने। सो अमीर हसन सिज्जी ने इस बुक को लिखा था। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 में पास हुआ था। एक टू प्रिवेंट, कंट्रोल, है ना, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट पास की गई थी। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। कौन सा इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ का मेजर फैक्टर नहीं है? तो देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ का फैक्टर कौन कौन सा हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ में अगर ह्यूमन रिसोर्स, तो ह्यूमन रिसोर्स, है ना, सिर्फ पॉपुलेशन नहीं, ह्यूमन रिसोर्स होनी चाहिए, है ना। देन डेफिनेटली पॉपुलेशन होगा, तो वो भी आपको पॉपुलेशन ग्रोथ, ये भी आपको इकोनॉमिक ग्रोथ में, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा होगा, ठीक है।
फिर आपको इंफ्रा डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा होगा, रोड, पोर्ट, ये सब है ना, सो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भी होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, है ना। सो देन फिर आपको इंफ्रा हो गया, देन टेक्नोलॉजी, है ना, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बढ़ेगा तब भी आपको इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। देन फिर इसमें नेचुरल रिसोर्स का यूटिलाइज सही से करेंगे तो भी होगा। सो एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, कैपिटल होगा और टेक्नोलॉजी में रिफॉर्म होगा तो आपको इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, तो ये तो सही है। पॉपुलेशन में चेंज होगी तो ये भी सही है। डिवीजन ऑफ लेबर इन स्पेशलाइज एक्टिविटी, मतलब स्पेशल वर्क के लिए आपको, तो वो ह्यूमन रिसोर्स में आ गया, है ना। बट टेक्नोक्रेट्स एंड ब्यूरोक्रेट्स से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा ऐसा कुछ नहीं है। सो दिस इज नॉट अ फैक्टर, मेजर फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। इनडायरेक्टली कहीं इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, बट डायरेक्टली नहीं होगा, ठीक है। ये बहुत सारी मैंने 5 आपको दे दी है कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। अगला है एक रिंगल मेल स्केल है, रिंगल मैन स्केल है। तो ये रिंगल मैन स्केल किस चीज़ को मेजर करने के लिए होता है, तो ये स्मोक को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, डेंसिटी और ओपेसिटी ऑफ स्मोक। अब इसमें जो नॉइज होती हैं उसको मेजर करने के लिए 1 डेसिबल स्केल होता है ना, डेसिबल स्केल होता है तो साउंड लेवल को मेजर करने के लिए। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है एक वाइकम सत्याग्रह, वाइकम सत्याग्रह के बारे में क्वेश्चन है। सो वाइकम जो है, जो वाइकम की बात अगर करते हैं, सो वाइकम जो है वो आपको एक जगह है ना, एक कहाँ पे है जगह, केरला में, है ना, केरला में एक वाइकम जगह है। सो ये आपको 1924 में स्टार्ट हुआ था, 30 मार्च में 1924 में हुआ था। इसमें क्या था कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन थे, मतलब अनटचेबल पर्सन, उनको जो है सो एक वैकम महादेवा टेम्पल थे, उसमें टेम्पल में एंट्री नहीं मिल रही थी, डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी। सो इट वाज अ सत्याग्रह अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, पर्टिकुलर कास्ट के पर्सन को अलाउड नहीं था, तो इसके लिए हुआ था। तो पहला तो सही है। महात्मा गांधी इसमें 1925 में महात्मा गांधी पार्टिसिपेट किए थे, और 1925 में ही ये मार्च में पार्टिसिपेट किए थे, और नवंबर में आपको गांधी जी, है ना, गांधी जी और WH पिट करके थे, उनके बीच में संधि हुआ था। पिट जो थे पुलिस कमिश्नर ऑफ ट्रेवनकोर थे, उनके बीच में एक क्या कहते हैं, कंसल्टेशन हुई थी, संधि हुई थी, और उसके बाद उसको विड्रॉ कर लिया गया था। अब इसमें क्या है कि ये दोनों सही है आपका, अब इसमें दोनों सही है। अब इसमें क्या है कि जो इसमें कौन कौन से लीडर थे, तो के केलप्पन हो गया, जिसको केरला का गांधी बोलते हैं, के केलप्पन, है ना, जिसको केरला का गांधी बोलते हैं, तो ये थे। और भी बहुत सारे, टी के माधवन थे, के पी केशवा मेनन थे, तो ये सब भी उस समय थे, इसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो ये आप याद रखें, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि जो फ्रूट स्टोर किया जाता है कोल्ड चैम्बर, वो उसकी स्टोरेज लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा स्टोरेज लाइफ होती है, क्योंकि जैसे मान लीजिए फूड, आप फ्रूट कोई भी रखते हैं तो वो सूख जाता है या ख़राब हो जाता है ना। तो अगर मान लीजिए कोल्ड स्टोरेज आप फ्रीज में रखते हो, कहीं पे रखते हो, तो क्या होता है कि एक्सपोजर टू सनलाइट नहीं होता है। ये कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कन्वर्ट इन्वायरमेंट में इंक्रीज हो जाता है उससे, है ना। फ्रूट पूछ रहा है कि जो फ्रूट स्टोर करते हैं वो ज़्यादा दिन तक क्यों रहता है, तो इसमें तो इसका कोई सेंस ही नहीं है कि ये क्यों आंसर होगा, है ना। तो ये तो होगा नहीं, है ना। सनलाइट को प्रिवेंट करने के लिए, तो इसके लिए तो आप बोरी में रख दो उसको, सनलाइट नहीं मिलेगी, तो वो तो ये भी आंसर आपका कुछ सेंस नहीं बनता है। देन रेट ऑफ रेस्पायरेशन इज डिक्रीज, तो ये रीजन है कि रेट ऑफ रेस्पायरेशन आप अगर उसको डिक्रीज कर देते हो तो रिस्पायर धीरे धीरे करेगा, तो उसकी स्टोरेज लाइफ जो होगा, ठंड होगा ना, आप ठंड में तो आपको जो है सो तो रेट ऑफ रेस्पायरेशन को डिक्रीज कर देते हैं, तो वो हमारा फ्रूट ज़्यादा दिन तक रहता है ना। ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। सो द आंसर इज सी, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि क्वेश्चन है कि 3 स्टेज ऑफ सोशल डेवलपमेंट, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो 3 स्टेज जो आप जितने भी नाम देख रहे हो, कार्ल मार्क्स है, हर्बर्ट स्पेंसर है, तालकोट पार्सन है, देन ऑगस्ट कॉम्टे है, ये सब सोशियोलॉजिस्ट हैं, है ना। तो इन्होंने दिया था, किसने दिया था, लॉ ऑफ 3 स्टेज, है ना। तो ये दिया था आपको, अगस्त कॉम्टे ने दिया था। इन्होंने कहा था कि तीन स्टेट होती है। वन इज द थियोलॉजिकल स्टेट, थियोलॉजिकल स्टेट होती है, एक मेटाफिजिकल स्टेट होती है, मेटाफिजिकल स्टेट, और एक पॉजिटिव स्टेज होती है। तो 3 स्टेज होती है ना। तो थियोलॉजिकल स्टेज जो इन्होंने कहा था, उसमें कहा था कि भाई इंसान जो है सो सोचता रहता है कि जो भी कुछ हुआ है वो भगवान ने किया, मतलब किसी पर्टिकुलर डिटी ने किया है, तो ये हो गया, है ना। तो उनको हर चीज़, कोई भी चीज़ मांगना होता है तो उनसे ही मांगते हैं। सो दैट्स अ थियोलॉजिकल स्टेज। देन मेटाफिजिकल स्टेज क्या होता है कि मतलब लोगों को बिलीव होता है कि, जैसे पर्सन को बिलीव होता है कि
देयर सम, एक कोई पावर है, एब्स्ट्रैक्ट पावर है जो डिटरमिन करती है जितनी भी इवेंट्स में जो भी वर्ल्ड हो रही है वो उनके कारण हो रहा है, दैट्स अ मेटाफिजिकल। और पॉजिटिव में क्या होता है कि पीपल्स आर थिंकिंग अबाउट द साइंटिफिक स्टेज, इसको बोलते हैं साइंटिफिक स्टेज, मतलब कि हर चीज़ का वो रीजन ढूंढने लगते हैं कि व्हाट इज द रीजन, साइंटिफिक रीजन क्या है इस चीज़ को होने में। सो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड सम कंपैरिजन एंड एक्सपेरिमेंट के बेस्ड पे लोग थिंकिंग करने लगते हैं। तो पहले तो बस सब डीटी क्या है, फिर ये लोग सोचते हैं कि अच्छा ठीक है कुछ तो है ऐसा, अगर डीटी नहीं है तो कुछ तो ऐसा पावर है जो ये चीज़ें चला रही है। देन पॉजिटिव स्टेज में साइंटिफिक स्टेज, इतना से ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि ये कौन सी पार्टिकल है जिसमें जीरो चार्ज है। तो देखो इसमें अगर बात करें, सो अब अगर हम धीरे धीरे बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज है, और पॉजिट्रॉन में अगर बात करें तो पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज है। अल्फा पार्टिकल भी आपको पॉजिटिव चार्ज में आ जाएगा। एंड न्यूट्रिनो जो है हमारा, न्यूट्रिनो हो या एंटी न्यूट्रिनो हो या न्यूट्रॉन हो, ये सारी जो होती है वो जीरो चार्ज की होती है। ठीक है, ये देख लो आप, इलेक्ट्रॉन है निगेटिव चार्ज है, पॉजिट्रॉन या प्रोटॉन ये दोनों पॉजिटिव चार्ज होती है। एंटी प्रोटॉन, प्रोटॉन के अपोजिट होगा तो निगेटिव होगा। सो इलेक्ट्रॉन और एंटी प्रोटॉन निगेटिव है, पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन पॉजिटिव है, और आपको न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो ये सारी जीरो चार्ज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो फरवरी 2021 में आपको पता अभी भी है, नगोजी ओकोंजो इवेला, नगोजी ओकोंजो इवेला, इनको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो फर्स्ट विमेन डायरेक्टर जनरल बनाई गई थी। तो ये कहाँ की थी, ये क्वेश्चन है। तो ये नाइजीरिया की थी, आज के डेट में भी हैं ये, और वर्ल्ड WTO की अभी भी डायरेक्टर जनरल है। ठीक है ना, 2023 में भी। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इट्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ये आपको इसकी हेडक्वार्टर है WTO की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि कुछ इंस्टीट्यूशन दिया हुआ है, लोकेशन दिया है, तो आपको याद करना होगा कि जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, सो इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च, नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है, तो दिस इज इन, ये जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री है ICRAF, ये आपको केन्या में है। ये 1978 में बनाया गया था, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, बट नैरोबी केन्या में है। ठीक है, इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये भोपाल में है। देन सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ये बांदा में नहीं है, ये झांसी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, टाटा एनर्जी इंस्टीट्यूशन जो टेढ़ी है, उसको इसका नाम बाद में चेंज कर दिया गया था, और 2003 में इसका नाम चेंज करके रख दिया गया था द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ठीक है, तो नॉट पूछ रहा है तो आंसर ये हो जाएगा, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि किस साल में एक किताब निकाली गई थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो पहले तो है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी, तो ये दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी। तो इन्होंने ये बुक लिखी थी 1901 में, और इनमें ये जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, ब्रिटिश रूल का जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है उस पर उसको क्रिटिसाइज़ किया था कि इंडिया में कितना ज़्यादा इम्पैक्ट इकोनॉमिकली इफेक्ट किया है उसके बारे में। सो 1901 में ये बुक लिखी गई थी, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। पहले फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, तो ये KC नियोगी जो है, सो पहले फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन है, जो 1951 में पहली फाइनेंस कमीशन बैठी थी, है ना। और फाइनेंस कमीशन बैठाई जाती है आर्टिकल 280 से, प्रेसिडेंट जो है सो फाइनेंस कमीशन का गठन करते हैं। तो अभी हमारी जो है 15th का फाइनेंस कमीशन जो थी, है ना, उसका NK सिंह 2020 से 25 तक चलेगा, वो NK सिंह थे। और ये 2020 से 2025 तक के लिए 5 साल के लिए था, और 2026 से 31 तक के लिए एक 16th फाइनेंस कमीशन, जिसकी जो आपको चेयरमैन है वो घोषित हो चुका है, वो कौन है, इट्स अरविंद पनगड़िया, है ना। अभी हाल में ये घोषित हुआ है, अरविंद पनगड़िया इनके 16th फाइनेंस कमीशन का जो चेयरमैन होंगे 2026 से 31 तक के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये एक्सप्लेनेशन है पूरी, देखिए आप पूरी लिखी हुई है। अगला है कि आफ्टर कटिंग ककम्बर इफ साल्ट इज एड देन वाटर कम्स आउट ड्यू टू। जब आप खीरा को काटते हैं और काट के उसमें नमक मिलाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको पानी आती है। सो व्हाट इज द, क्यों आती है, सो दिस इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट या डिफ्यूजन के कारण होती है। तो दिस इज द जस्ट ऑस्मोसिस के कारण होती है, कि जब अगर आप साल्ट को ऐड करते हो ककम्बर पे, तो जो एक्स्ट्रा
मॉइस्चर होता है वेजिटेबल में वो बाहर निकलता है ना। और जब आप साल्ट को ऐड करते हो तो वो जो एक्सटर्नल जो बाहर का मीडियम होता है ना, वो हाइपरटोनिक हो जाता है ना। हाइपरटोनिक क्या होता है? हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक है ना। सो हाइपरटोनिक जो होता है कि वाटर जो होता है इनसाइड में जो होती है, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड में ज़्यादा हो जाती है ना, लोअर्ड, ठीक है, और आउटसाइड से, ठीक है। तो इसके कारण जैसे वाटर रिलीज होती है, तो ये आप याद रखना। ये एक्सप्लेनेशन है, ऑस्मोसिस हो गया है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर साइट, जो उत्तर प्रदेश में रामसर साइट नहीं, देखो रामसर साइट जो टोटल है 75 रामसर साइट है, तो उसमें उत्तर प्रदेश में कौन सा नहीं है? तो ये जो है सो आपको जम्मू एंड कश्मीर में है। सुरिनसर मानसर लेक जो है सो जम्मू कश्मीर में है। बाकी और उत्तर प्रदेश में कौन कौन है? शुर सरोवर है, हैदरपुर वेटलैंड है, सरसई नवार है, सांडी बर्ड सेंचुरी है, समान बर्ड सेंचुरी है, वखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी है, पार्वती अर्ग बर्ड सेंचुरी है, समसपुर है, और अपर गंगा रिवर है। तो ये उत्तर प्रदेश के हैं, ये आप याद रखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है कि साइट ऑफ गैसेस है, लंग्स में कौन से जगह पे गैसेस एक्सचेंज होती है? तो देखो ये जितनी भी हैं, ट्रैक्यूल्स हो गया, या पल्मोनरी वेन हो गई, या एल्वेली हो गई, या ब्रोंकियल्स हो गई, ये सारा पार्ट जो है सो आपको लंग्स के ही पार्ट हैं, लंग्स के चारों तरफ हैं। बट जो गैसेस एक्सचेंज होती है वो है एल्वेलाई। एल्वेलाई जो है सो एयर सैक्स होती है, बहुत स्मॉल एयर सैक्स होती हैं जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज टेक प्लेस होती है ना। तो देख लो, ये लंग्स हैं, ये एल्वेली है, ये ब्रोंकियोल है, ये ट्रैकिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ रूरल कम्युनिटी? तो रूरल कम्युनिटी में क्या क्या होता है? वी फेइंग, आप गांव में देखते होंगे कि पीपल्स आर नॉट आई सेंट्रिक नहीं होता, दे आर थिंकिंग अबाउट द हम, है ना। वो सब यूनाइट रहते हैं, सो हम की भावना होती है, तो बिल्कुल सही है। देन उसकी कोई एक फिक्स रूरल कम्युनिटी की कुछ एक फिक्स टेरिटरी होती है ना। देन वो लोग आत्मनिर्भर होते हैं, खेती करते हैं, सब लोग जो है सो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। तो ये सब तो है आपको रूरल कम्युनिटी की, बट कल्चर डाइवर्सिटी नहीं होती है वहाँ पे। कल्चर यूनिक होती है, एक पर्टिकुलर एरिया में जितने लोग रहते हैं उनकी सांस्कृतिक विविधता नहीं होती, सांस्कृतिक सिमिलरिटी होती है। सो दैट्स अ रूरल कम्युनिटी, है ना। तो इसके जो बहुत सारी है, 10 एसेंशियल्स हैं, जैसे कि जॉइंट फैमिली होती है, देन फिर क्लोज कॉन्टेक्ट नेचर के साथ रहते हैं, एग्रीकल्चर मेन उनका ऑक्यूपेशन होता है, देन ये सारी चीज़ें हैं इसमें, है ना। तो कल्चर डाइवर्सिटी बाकी मैंने ये सारी मेंशन कर दी है, यू कैन सी दैट, है ना। अगला क्वेश्चन है कि तापा कपड़ा, तापा क्लॉथ के बारे में है। ये कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है, बट ये विच वन ऑफ द फैमिली, किस फैमिली का होता है? सो सी, जो तापा क्लॉथ होती है ना, इसको बार्क क्लॉथ भी बोलते हैं। मतलब मतलब बार्क मतलब क्या हो गया, जो जो पेड़ की छाल होती है उससे बनाया, तो बार्क क्लॉथ होता है। तो ये जनरली जो कुछ आइलैंड है पैसिफिक ओशियन में, वहाँ पे बनाई जाती है। और ये आपको जो मलबरी पेपर होती है, मलबरी, है ना, वहाँ से उस फैमिली के जो पेड़ होती है वहाँ से निकाली जाती है। इनर बार्क ऑफ पेपर मलबरी, है ना। मलबरी जो पेड़ होती है उसके छाल से, है ना। तो वो उसमें ऑफ द फैमिली ऑफ, वो जो फैमिली होती है वो मोरेशी फैमिली के होते हैं। सो द आंसर इज मोरेशी। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया स्ट्रेंथन द वायसरायज अथॉरिटी ओवर इज एग्जीक्यूटिव काउंसिल बस सब्सटीट्यूटिंग पोर्टफोलियो? मतलब क्या है कि कौन सा एक्ट है जिसमें जो वायसराय की जो अथॉरिटी है वो मतलब डाइल्यूट की गई, आपको डेलीगेट की गई पोर्टफोलियस डिपार्टमेंटल सिस्टम ऑफ की करके, कि ठीक है हम आपको इस चीज़ के लिए अथॉरिटी देते हैं। जैसे कि अभी है कि चलो ठीक है एग्रीकल्चर का आप देखेंगे, विमान का जो आप देखेंगे, है ना, ये तरह की आप बनती है पोर्टफोलियो। तो उसी तरह पोर्टफोलियो सिस्टम जो ये आई थी, ये कब आई थी और ये कब की गई थी? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में पोर्टफोलियो सिस्टम लॉन्च की गई थी। लॉर्ड कैनिंग जो है सो ये 1859 में ही इसको लॉन्च किया था, बट 1861 में इसको रिकॉग्निशन मिल गई थी। इसमें क्या करते थे, वायसराय जो होती है वो अपनी चार्ज जो है किसी और को ऑथराइज करते थे कि मेरे बिहाफ पे आप इस डिपार्टमेंट का हेड होंगे, ठीक है। मंत्री जैसे आप कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह देख रहे हो ना, वैसे। अगला क्वेश्चन है, कुछ असर्शंस एंड रीजन दी हुई है, तो इसके पूछा जा रहा है कि वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर नॉट इंटरडिपेंडेंट। नॉट इंटरडिपेंडेंट नहीं, इकोसिस्टम में जितनी भी चीज़ें बायोटिक या अबायोटिक, ये सब एक दूसरे से लिंक्ड है। तो नॉट वाला है तो ये गलत हो गया, जैसे ही ये गलत हो गया तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी हम देखते हैं क्या है
ह्यूमन एक्टिविटीज हैव द इम्पैक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट, बिल्कुल ह्यूमन की जो एक्टिविटीज है वो उससे एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की जो बजट थी, है ना, ये तो बजट का क्वेश्चन है तो अभी उतनी इंपॉर्टेंस है नहीं इसकी, तो इसमें क्या क्या इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उस समय ये तीनों इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है। अगला है कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो उसमें कुछ वाटरफॉल दिए हुए हैं, जैसे कि हुंडरू वाटरफॉल दिए हुए हैं, चचाई वाटरफॉल है, देन धुआंधार है, बूधा घाघा है ना, बूधा घाघ है। तो अगर हुंडरू, ये पहले दो तीन चीज़ें, ये सुवर्णरेखा रिवर पे है, बिल्कुल सही है, ये सुवर्णरेखा रिवर पे है और ये रांची झारखंड में है। ठीक है। देन चचाई फॉल जो है सो ये बिहार रिवर पे है और ये मध्य प्रदेश में है, तो ये इतना याद रखेंगे आप। देन धुआंधार वाटरफॉल जो है वो नर्मदा रिवर पे है और ये जो है सो मध्य प्रदेश में है। ठीक है। बूधा घाट वाटरफॉल जो है उसको हम लोग लोड फॉल भी बोलते हैं, लोड फॉल भी बोलते हैं, ये झारखंड में है ना, झारखंड में है और ये कांची रिवर पे नहीं, भूडा रिवर पे है, भूडा रिवर पे। अब आपके मन में होगा कि सर ऐसा बता दीजिए कि कांची रिवर पे कौन सा वाटरफॉल है, तो दसम फॉल जो है, दसम फॉल ये आपको आपको कांची रिवर पे है और कांची रिवर जो है दिस इज ऑल्सो ट्राइब्यूटरी ऑफ सुवर्ण रेखा रिवर, सुवर्ण रेखा रिवर। और ये जो दसम रिवर है ये भी आपको झारखंड में है। ठीक है, सुवर्ण का रिवर की ट्राइब्यूटरी है, तो ये दसम फॉल है ना, कांची रिवर पे कौन सा फॉल है, दसम फॉल। तो ये सारी आपकी हो गई, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, इसमें फिर से पूछ रहा है कि कौन सी करेक्टली मैच नहीं है, तो इसमें पूछ रहा है कि एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, तो विनेगर में एसिटिक एसिड होती है, बिल्कुल सही है। बोन्स में क्या होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं, ये भी सही है। मिल्क जो खट्टा हो जाती है तो इसमें नाइट्रिक एसिड नहीं होता है, इसमें आपको लैक्टिक एसिड होती है, लैक्टिक एसिड होती है मिल्क में। और गैस्ट्रिक जूस में जो एसिड होते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, और लाइपेज और पेप्सिन भी होती है। तो आपको आंसर क्या हो गया, दिस इज नॉट करेक्ट। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला आपको कुछ वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं और उसकी कंट्री दी हुई है। सो वॉल्केनिक माउंटेन जो है अगर बात करें तो जैसे रेनियर है, रेनियर जो है माउंट रेनियर जो है ये आपको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। इतना जो है माउंट इटना जो है वो इटली में है और पेरिक्यूटिन जो है वो आपको मैक्सिको में है और माउंट आपो जो है वो फिलीपींस में है। मैंने पूरी डिटेल आपको लोकेशन के साथ दे दी है, द आंसर इज बी, है ना। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि एलपीजी में मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है, तो ये नॉर्मल सा सिंपल सा क्वेश्चन है कि एलपीजी में ब्यूटेन एंड प्रोपेन रहते हैं, तो ब्यूटेन इज द आंसर। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ पार्ट, इंडियन जो गंगा रिवर बेसिन है उसके कौन कौन से पार्ट नहीं है। देखो ये पुनपुन रिवर है, अजय रिवर है और जलांगी रिवर और जोंक रिवर। तो अगर हम जोंक रिवर की बात करें तो दिस इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ महानदी रिवर। सो महानदी रिवर हो गया, ट्राइब्यूटरी है ना। तो महानदी रिवर की ट्राइब्यूटरी है, इसको जोंक रिवर को ऑल्सो हम लोग बोलते हैं मनियारी रिवर, मनियारी रिवर भी बोलते हैं, है ना। और ये मेनली छत्तीसगढ़ की तरफ है ना, छत्तीसगढ़ में इसकी मेनली मेन पार्ट जो है इसको छत्तीसगढ़ में है। तो गंगा रिवर बेसिन में अगर नहीं कौन सा पूछ रहा है तो जोंक। बाकी जो पुनपुन, अजय और जलांगी है, तो पुनपुन अगर आप बात करें तो ये बिहार में है, ये बिहार में है। अजय रिवर जो है ये आपको वेस्ट बंगाल के आसपास है ना। जमुई में, ये भी बिहार में है ना, यहाँ से ओरिजिनेट होती है, बिहार में, झारखंड में और वेस्ट बंगाल में भी है। जलांगी रिवर जो है ये भी आपको ब्रांची है, ये भी आपको वेस्ट बंगाल में। तो इतना याद रख सकते हैं, ये एक्सप्लेनेशन में सब दिया हुआ है। अगला है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है उसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को या तो आप mmol कर सकते हो, ml पर लीटर, जैसे कि मिली मोल्स पर लीटर कर सकते हैं, या मिलीग्राम पर डेसीलीटर कर सकते हो, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो आपका आंसर में मिलीग्राम, देखो मिली मोल्स पर लीटर कर सकते हो या मिलीग्राम, तो मिली मोल्स तो है नहीं अपने पास, तो मिलीग्राम पर डेसीलीटर द ये हो जाएगा आपको। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि जो सरस अजीब का मेला 2021 में वो कहाँ पे हुआ था, तो आप याद रखिए कि सरस अजीब का मेला 2023 में कहाँ हुआ था, ये उस समय का है नोएडा, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। 2023 में गुरुग्राम में, गुरुग्राम में ये मनाया गया था 2023 में सरस अजीब का मेला। ये सरस अजीब का मेला जो है वो आपको रूरल पॉवर्टी को हटाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है, रूरल पॉवर्टी को हटाने के लिए ये है। और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में। और ये जो आपको दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल
रूरल लाइवलीहुड मिशन है उसके अंतर्गत में सरस आजीविका मेला बनाई जाती है जो 2023 में गुड़गांव में हुई थी। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। नोबी एंड कांतो प्लेन्स जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो नोबी और कांतो प्लेन, ये आसान सा क्वेश्चन है, ये आपको जापान में है। ठीक है, सेंट्रल जापान में ये है। अगला है कि इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल, ये 2020 में लॉन्च किया गया था, नवंबर 2020 में इसको लॉन्च किया गया था, उस समय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट का क्लाइमेट चेंज के द्वारा। और ये था यहाँ पे कि एक दिस इज द सिंगल पोर्टल जहाँ पे इन्वायरमेंट के लिए जो भी इनिशिएटिव ली गई है क्लाइमेट के लिए, वो सारी चीज़ें हर मिनिस्ट्री के बारे में वो सारी एक जगह पे होगी। तो वही थी इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने आज़ादी का अमृत महोत्सव उठाए थे में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत शहीद राम प्रसाद बिस्मिल का जून 2021 में आपको बर्थ एनिवर्सरी मनाया था। तो ये कहाँ पे मनाया था? तो ये आपको शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में इसको मनाया गया था बर्थ एनिवर्सरी। अगला है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है सो विलियम जोन्स ने फाउंड किया था। कब किया था? 1784 ईस्वी में। और ये ब्रिटिश लॉयर थे, ओरिएंटलिस्ट थे। ये जस्ट ओरिएंटल स्टडीज़ को इनकरेज करना चाहते थे। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन। अगला है कि नेट जीरो का मतलब क्या है? जो 2025 तक हमारा गोल है नेट जीरो, तो वो नेट जीरो होता ही क्या है? सो इट मीन्स दैट अ कंट्री विल ब्रिंग डाउन इट इमिशन टू जीरो बाई 2050 तक इमिशन को जीरो कर लेगा, ये है मतलब। या इट मीन्स दैट ए कंट्री इमिशन विल बी कंपेंसेटेड बाई अब्जॉर्प्शन रिमूवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज फ्रॉम द एटमोस्फेयर। पूरी तरह से इमिशन जीरो तो कभी नहीं किया जा सकता है, बट जितना इमिशन होगा उतनी एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, वो चीज़ें मतलब हमारा ऐसा हम लोग बनाएंगे कि जैसे कि जितना हमारा इमिशन होगा उतना एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, तो उसी को नेट जीरो बोलते हैं। तो पहला तो ये गलत हो गया कि इमिशन ही रोक देंगे पूरी तरह से ग्रीन हाउस गैस का। सो इट्स अ कटिंग द ग्रीन हाउस गैस इमिशन टू, जितना कम होगा उतना करेंगे, और जो पहले तो इमिशन को कम करेंगे और जो इमिशन होगा भी उसको ऐसा करेंगे कि जिससे कि फॉरेस्ट वगैरह उसको एब्जॉर्ब कर जाए, तो उतना ही इमिशन करेंगे जो एब्जॉर्ब करने की जो हमारे पास कैपेसिटी होगी। सो द बी इज द आंसर। अगला है असर्शन रीजन है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल द बोथ लोकसभा और राज्यसभा। नहीं, हमारी संविधान की 75वें आर्टिकल में 3 में लिखा हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, तो ये गलत हो गया। मेंबर्स ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा आर एलिजिबल टू बिकम मिनिस्टर। बिल्कुल, लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर्स जो हैं मिनिस्टर बन सकते हैं, बट वोटिंग जिस में मेंबर रहेंगे उसी में दे सकते हैं। सो द आंसर ए फॉल्स, बी ट्रू। अगला है कि अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2021-22 फाइनेंस मिनिस्टर प्रपोज्ड ए न्यू लेवी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस की थी, वो कितने प्रोडक्ट पे थी? तो वो उस समय न्यूज में थी 29 पे। दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है। अगला है कि अ मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में भी रिमूव्ड बाई। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की कमीशन को कैसे रिमूव किया जा सकता है? इसको आर्टिकल जो हमारी 317 है उस 317 में लिखा हुआ है कि सस्पेंशन या पब्लिक सर्विस कमीशन को किया जा सकता है। अगर कब किया जा सकता है? प्रेसिडेंट के द्वारा किया जा सकता है कि बाय द प्रेसिडेंट, लेकिन आफ्टर द इंक्वायरी कमीशन बैठेगी, है ना, और मिसबिहेवियर के ग्राउंड पे, और वो सुप्रीम कोर्ट उसकी इंक्वायरी को कंडक्ट करेगी और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद इसको हटाया जा सकता है। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ ब्लैक सी? ब्लैक सी के बैंक पे कौन सी कंट्री नहीं है? सीरिया, तुर्की, जॉर्जिया, बुल्गारिया। सो द आंसर इज सीरिया। तो ब्लैक सी बहुत न्यूज में है, तो ब्लैक सी में आप देख सकते हैं रशिया, देन जॉर्जिया आपकी है, देन आपको बुल्गारिया है, देन आपको तुर्की है, देन आपको यूक्रेन है। तो ये सब आप इसमें रोमानिया है ना। तो दिस इज द, आपको ब्लैक सी के कौन कौन बाउंड्री में है वो आप इसमें देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द दिस। ओके, सो ऑल अबाउट द सेकेंड पार्ट, एंड देन दिस इज द कोट, द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ वेस्टेड टाइम इज टाइम नॉट गेटिंग स्टार्टेड। आप जब तक स्टार्ट नहीं करते हो तब तक वो टाइम आपकी वेस्ट है। सो थैंक यू, एंड यू कैन गेट अ PDF फ्रॉम दिस। ओके, थैंक यू।